हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉमर्स अड्डा विद दिव्या। आप सभी को ईद मुबारक हो। और आज की इस वीडियो में हम कैपिटल गेन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो कैपिटल गेन आपको पता है इनकम टैक्स का एक और जो हेड होता है। जैसे कि आपको पता है कि इनकम टैक्स में हमने 5 हेड्स में इनकम को क्लासिफाई किया है। और उन 5 हेड्स में जैसे हमने इनकम को क्लासिफाई किया, जैसे कि सैलरी की इनकम, तो इनकम फ्रॉम सैलरी हो गया, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हो गया, देन इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन या फिर पीजीबीपी जो कि प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड ऑपरेशन आता है, तो पीजीबीपी हो गया। और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, आईओएस। तो ये आपके पास अलग अलग 5 हेड्स हैं जिसमें आपको इनकम को क्लासिफाई करना होता है। और इसका रीज़न ये है कि अगर हमने अलग अलग हेड्स में क्लासिफाई नहीं किया तो हमें जो गवर्नमेंट अलग अलग तरीके से एग्जाम्पशंस प्रोवाइड कर रही है, डिडक्शंस प्रोवाइड कर रही है, उसका बेनिफिट हम नहीं ले पाएंगे। और जैसे कई बार क्या होता है कि अगर इनकम हाउस प्रॉपर्टी की है तो उस पर जो टैक्स लग रहा होता है, उस लेवल का जो टैक्स होता है वो अलग होता है, सैलरी के लिए अलग होता है, कैपिटल गेन के लिए अलग है। तो वो टैक्स रेट जो है वो अलग है। एक ग्रोस आपका जो अमाउंट आएगा उसके लिए तो इन सभी जो भी कंपोनेंट्स हैं, इन पांचों हेड्स को ऐड करने के बाद जो आएगा, क्यूमुलेट करने के बाद जो रेट बनेगा वो तो अलग है ही, बट डिडक्शंस एग्जाम्पशंस अलग अलग आपको प्रोवाइड की जाती है। अब जैसे कि कैपिटल गेन में आप डिपेंड करता है कि आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। उस बेसिस पे वो डिसाइड करते हैं कि रेट क्या रखना होगा। अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो रहा है आपको तो वो हाई रेट रखते हैं, और लॉन्ग रेट जब आपको लॉन्ग रन आपको कैपिटल गेन होता है तो उस केस पे आपका जो रेट होता है ऑफ टैक्स वो आपका कम होता है। तो अलग अलग के लिए अलग अलग रखा गया, इसीलिए हमें इसे क्लासिफाई करना जरूरी है। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चंस पर। तो पहला क्वेश्चन आपका कहता है कि इन टर्म ऑफ सेक्शन 242A listed securities are treated as long term capital assets if they are held for a period of more than। थोड़ा सा ना हम इसके बैकग्राउंड में जाते हैं, फिर हमें पता चल जाएगा कि हम करना क्या चाहते हैं। तो जस्ट सी कि क्या होता है कि आपका कुछ गेन हुआ जिसे आप कह रहे हो कैपिटल गेन। अब कैपिटल गेन में पहले एक तो क्लैरिटी होनी चाहिए कि किस तरह का गेन इसमें कवर होता है। तो आप जब ट्रांसफर करते हैं कैपिटल एसेट को, तो ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट, अब जब आप ट्रांसफर कर रहे हैं कैपिटल एसेट को तो उससे क्या हो रहा है, या तो आपको लॉस होगा या फिर आपको गेन होगा, या तो लॉस होगा या फिर गेन होगा। तो जब आपकी ये जो एक्टिविटी हो रही है, इस एक्टिविटी से जो भी आपको गेन या लॉस होता है वो आपका इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन के हेड में आ जाता है। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन के हेड में आप उसको शो कर देते हो। तो कैपिटल एसेट में भी अभी यहाँ पे डिफाइन करना होगा ना कि कैपिटल एसेट किस तरह का कैपिटल एसेट। तो कैपिटल एसेट जनरली हम बिजनेस में तो कहते हैं कि ओके मोर देन एन ईयर अगर आप यूज कर रहे हो तो वो कैपिटल एसेट हो जाता है, और अगर साल से कम है तो आपको शॉर्ट टर्म में होता है। हम यही मानते थे, हमारे बिजनेस में तो यही होता है, बट इनकम टैक्स ये नहीं बोलता। इनकम टैक्स कहता है, इनकम टैक्स ने कैटेगरीज रखी। तो कैटेगरीज में उसने क्या करा, एक रखा 12 महीने, एक रखा 24 महीने 12 मंथ्स, एक रखा 24 मंथ्स और एक रखा 36 मंथ्स। मीन्स कि अगर अप टू 12 मंथ्स तक का टाइम के अंदर, वो ड्यूरेशन के अंदर आपने ट्रांसफर कर दिया, और यहाँ पे कुछ कैटेगरीज भी डिसाइड की गई कि कौन सी कैटेगरीज को उन्होंने कहा कि उनके लिए ये 12 मंथ्स की रेंज है। अगर आपने 12 महीने से कम के अंदर में कर दिया ट्रांसफर तो वो उसे कहते हैं शॉर्ट रन है। अगर वो 12 महीने से ऊपर हुआ तो वो बन जाता है लॉन्ग रन।
सेम वे 24 मंथ्स में भी ऐसा ही हुआ कि आपने अगर 24 महीने से कम में देखा तो उसे शॉर्ट रन रख दिया, और अगर आपने 24 महीने से ऊपर में देखा तो उसे आपने लॉन्ग रन रख दिया। सेम वे यहाँ पे अगर देखिए 36 मंथ्स, तो अगर 36 मंथ्स के से कम हुआ तो शॉर्ट रन, और अगर 36 मंथ से ज्यादा हुआ तो लॉन्ग रन। तो कौन सी आइटम्स हैं और किस किस कैटेगरी में जाती है ये हमें क्लियर होना चाहिए। ये जनरली आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए मैं थोड़ा सा डिटेल में बता रही हूँ। तो 12 मंथ्स के केस में आपके पास क्या क्या चीजें आ जाती हैं, जो सिक्योरिटीज लिस्टेड होती हैं। आपको पता है लिस्टेड सिक्योरिटीज कौन सी होती हैं, जो कंपनी अपने आप को लिस्ट करवाती है, तो लिस्ट करवाती है रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में। तो जो कंपनी अपने आप को लिस्ट करवा रही है और फिर वो सिक्योरिटीज को इशू करती है, तो वो सिक्योरिटीज लिस्टेड हो गई। तो वो सिक्योरिटीज जो लिस्टेड है उसमें कौन से आ रही है कैटेगरीज, आपकी शेयर्स हैं। सिक्योरिटीज का मतलब क्या है, शेयर्स हैं। शेयर्स में आपके इक्विटी शेयर्स भी हैं, प्रेफरेंस शेयर्स भी हैं, देन आपके डिबेंचर्स भी आ गए, आपके बॉन्ड्स भी आ गए। तो अगर वो लिस्टेड है, तो अगर लिस्टेड की कैटेगरी में है, तो अगर आपने 12 महीने से कम के अंदर में ही आपने शेयर्स खरीदे, 12 महीने अभी पूरे भी नहीं हुए और आपने उसको बेच दिया, तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है। अगर आपने 12 महीने के बाद बेचा तो वो आपका बन जाएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। सिंपल। तो ये आपने देखा, पहली कैटेगरी आ गई सिक्योरिटीज। ओके, तो अब दूसरी कैटेगरी और इसके अंदर क्या क्या आ सकता है, यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड। यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, मतलब जो आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो ना, तो उसका जो अमाउंट है, जिसका मैक्स पोर्शन जो है इक्विटी शेयर्स के अंदर लग रहा है, और जो बाकी का जो है वो डिबेंचर्स में लग रहा है। तो ऐसे इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड में अगर आपने इन्वेस्ट किया है तो भी आपका यही वाला क्राइटेरिया चलेगा, 12 महीने वाला। और कौन सा हो सकता है इस 12 मंथ्स की कैटेगरी में, और आ जाता है आपका जीरो कूपन बॉन्ड। जीरो कूपन बॉन्ड, जीरो कूपन बॉन्ड के बारे में तो आपको पता ही होगा कि क्या होता है जीरो कूपन बॉन्ड, कि आप जिस वैल्यू पे उससे खरीदते हैं, जैसे सपोज आपने 80 रुपीज का बॉन्ड खरीदा, आपने बॉन्ड को खरीदा 80 रुपए का, और जब वो आप वापस लेते हो तो आपको 100 रुपीज मिल रहे होते हैं, तो वो जो 20 रुपीज का आपको जो मार्जिन मिल गया है ना, वही आपका गेन होता है। तो जीरो कूपन बॉन्ड आ गया आपका। और आपका एक और आ जाता है इस कैटेगरी में, यूनिट ऑफ यूटीआई। यूनिट ऑफ यूटीआई, यूटीआई यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, अगर आपने उसका यूनिट मतलब खरीदा है, यूनिट के वे में इसे डिनोट करते हैं, जैसे शेयर्स हो गया ना, तो शेयर्स की जगह उसको कह दिया यूनिट। तो अगर आपने यूटीआई की यूनिट खरीदी है तो उस केस में वो भी ये 12 मंथ के क्राइटेरिया को फॉलो करती है। अगर 12 महीने से कम तो शॉर्ट रन, और अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, अगर 12 महीने से ज्यादा तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो ये आपका इसमें आता है। तो ये जो आपका जीरो कूपन बॉन्ड हो गया, या फिर इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड का यूनिट हो गया, या यूनिट ऑफ यूटीआई है, इसमें जरूरी नहीं है कि इनकी सिक्योरिटीज लिस्टेड हो। मतलब जरूरी नहीं है कि इनकी ये जो यूनिट्स हैं या सिक्योरिटीज हैं ये लिस्टेड हो, जरूरी नहीं है। तो ये अनलिस्टेड भी हो तो भी चलता है। बट जो ये सिक्योरिटीज के बारे में जब हम बोल रहे हैं, तो यहाँ पे लिस्टेड की कैटेगरी को डिफाइन किया कि लिस्टेड ही होना चाहिए। और ये पहला मैंने सिर्फ आपको 12 महीने के बारे में बताया। मैं इन डिटेल आपको इसलिए बता रही हूँ, इसमें कोई भी क्वेश्चन बन सकता है, तो कोई भी आए तो आप इसे आराम से अटेम्प्ट कर लो। मैं बस इतना चाहती हूँ। तो नेक्स्ट आ जाता है 24 मंथ्स। तो भाई 24 मंथ्स की कैटेगरी में क्या आता है, तो 24 महीने की कैटेगरी में आएगा आपका। अगर हम 24 मंथ्स की कैटेगरी की बात करें तो 24 मंथ्स की कैटेगरी में आपका आ जाता है, आपका आएगा इस 24 मंथ्स की कैटेगरी में अनलिस्टेड शेयर्स, जिसमें आपके इक्विटी शेयर्स भी हैं और प्रेफरेंस शेयर्स भी हैं, अनलिस्टेड आ रहे हैं। तो यहाँ पे आपने देखा अनलिस्टेड डिबेंचर्स नहीं आए, अनलिस्टेड डिबेंचर्स नहीं आए, बट अनलिस्टेड शेयर्स आ गए, जो कि इक्विटी शेयर्स भी हैं और प्रेफरेंस शेयर्स भी हैं। देन आ जाते हैं एक और, इसके अंदर कौन सी कैटेगरी आ जाती है, लैंड और बिल्डिंग।
लैंड और बिल्डिंग। तो ये वाली चीज जो है ये भी आप 24 मंथ्स की कैटेगरी के लिए ले सकते हो कि अगर 24 महीने से कम आपने रखा तो आपने 24 महीने से कम ही रखा और उसमें ही बेच दिया तो वो तो शॉर्ट रन हो गया, मतलब कि शॉर्ट टर्म आपका कैपिटल गेन हो गया। बट अगर आपने 24 महीने से ज्यादा में रख दिया तो उस केस में वो हो जाएगा लॉन्ग टर्म। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट 36 मंथ्स। तो जो भी बच चुका है वो आ जाएगा 36 मंथ्स की कैटेगरी में, जैसे कि अनलिस्टेड डिबेंचर्स, अनलिस्टेड डिबेंचर्स। और क्या चीज बच चुकी है, जैसे कि ज्वेलरी, ज्वेलरी भी तो होती है ना, तो ज्वेलरी हो गया। और क्या हो सकता है, जो भी कुछ भी बच चुका है ना वो सारे आप 36 की मंथ्स की कैटेगरी के अंदर लेकर आ जाइएगा। एंड आई होप अब आप फर्स्ट क्वेश्चन खुद ही कर सकते हैं। तो फिर से अब देखते हैं कि क्या होता है। ये आ जाता है आपका कैपिटल गेन का पहला क्वेश्चन, जिसमें बोला गया कि लिस्टेड सिक्योरिटीज आर ट्रीटेड एज लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट इफ दे आर हेल्ड फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन। लिस्टेड सिक्योरिटीज मतलब पहला वाला पॉइंट बोल रहे हैं 12 महीने से अगर ज्यादा होगा सिर्फ तभी आप उसको लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट बोल सकते हैं। तो आपका ऑप्शन ए हो गया। नेक्स्ट आते हैं कैपिटल एसेट। भाई क्लियर होना चाहिए ना भाई, तुम कौन से कैपिटल एसेट की बात कर रहे हो। चलो समझ में आ गया, तुमने लॉन्ग टर्म के बारे में बता दिया, कैपिटल गेन शॉर्ट टर्म के बारे में बता दिया। अरे कौन सा कैपिटल एसेट, किस कैपिटल एसेट को समझे कि ट्रांसफर हो रहा है तो कैपिटल गेन हो रहा होगा, क्लियर होना चाहिए ना ये कैपिटल एसेट क्या है। तो कैपिटल एसेट में आपकी इस क्वेश्चन में बोला गया कि एक्सक्लूड्स ऑल एसेट, सभी एसेट को एक्सक्लूड कर रहा है एक्सेप्ट किसी एक को छोड़कर। तो वो कौन सा है। तो मैं आपको सारे पॉइंट्स को एक एक करके बताती हूँ, जिसमें पहला ऑप्शन है आपका स्टॉक इन ट्रेड। स्टॉक इन ट्रेड का क्या मतलब हुआ कि आप सोचो कई बार क्या होता है कि आपके जो एसेट्स होते हैं ना, जैसे कि इस वाले क्वेश्चन के अंदर आपको ये बोला गया स्टॉक इन ट्रेड। तो स्टॉक इन ट्रेड क्या हो गया, नॉर्मल आप बिजनेस ऑपरेशन के लिए ही वो चीजें यूज कर रहे हो। जैसे कि आप आपका बिजनेस है फर्नीचर का, तो वैसे देखा जाए तो जो फर्नीचर होता है वो आपका फिक्स्ड एसेट होता है। तो बट अगर बिजनेस ही आपका फर्नीचर का है, उसकी ही आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो वो तो स्टॉक इन ट्रेड बन गया। तो उस केस में वो कैपिटल एसेट नहीं हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है पर्सनल इफेक्ट। पर्सनल इफेक्ट में वो सारी चीजें जो कि आपकी बिलोंगिंग है, पर्सनली आपसे बिलोंग करती हैं, जैसे कि आपकी कार। अगर आप कार को बेचोगे तो गवर्नमेंट कहती है वो जो कार को बेचने से आपको गेन हो रहा है, वैसे तो गेन होने के चांसेस कम ही होते हैं क्योंकि वैल्यू डेप्रिशिएट होती है। बहुत रेयर चांसेस ही हैं जिसमें ऐसा हो कि वैल्यू अप चली जाए। तो ऐसे में जो पर्सनल इफेक्ट की जो चीजें होती हैं, आपकी कार हो गई, आपके कपड़े हो गए, आपका मोबाइल सेट हो गया, तो उस केस में वो पर्सनल इफेक्ट जो है वो कैपिटल एसेट नहीं माना जाता है। देन आ जाता है रूरल एग्रीकल्चर लैंड। रूरल एग्रीकल्चरल लैंड की बात कर रहे हैं, देखो एरिया क्या बोल रहे हैं, रूरल। ठीक है, गांव वाला है और एग्रीकल्चरल है, एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए यूज किया जा रहा है, एग्रीकल्चरल लैंड है। उस केस में भी वो कैपिटल एसेट की कैटेगरी से एग्जेम्प्ट कर दिया गया है, उसमें इंक्लूड नहीं होता है। तो हमने देखा स्टॉक इन ट्रेड भी नहीं होता, पर्सनल इफेक्ट भी नहीं होता। लैंड जो है जो कि रूरल है, अर्बन होता तो वो होता, फिर वो कैपिटल एसेट बन जाती, बट ये रूरल है इसलिए ये कैपिटल एसेट में नहीं आएगी। तो बचा क्या, ज्वेलरी। तो जो आपकी ये जो ज्वेलरी होती है, हालांकि ये भी तो पर्सनल इफेक्ट में ही आता है ना, कि जो ज्वेलरी है ये भी तो पर्सनल इफेक्ट का ही हिस्सा है कि आपकी पर्सनल चीज है, इस पे भी नहीं लगाना चाहिए। बट गवर्नमेंट कहती है नहीं, इसका क्या होता है, प्राइस रेज होता है। तो उस केस में ज्वेलरी भी आपको कैपिटल गेन हो सकता है। तो जो ज्वेलरी है ये आपका आ जाएगा सी पॉइंट। तो कैपिटल एसेट एक्सक्लूड ऑल एसेट एक्सेप्ट, आपका ज्वेलरी को नहीं वो एक्सक्लूड करता, ज्वेलरी के ऊपर वो लगा देता है टैक्स। नेक्स्ट आ जाता है वेयर द entire block of the depreciable asset is transferred। देखो entire block of depreciable asset, ये लाइन याद रखो, depreciable asset की बात कर रहा है। तो जितने भी एसेट्स हैं जो कि
डेप्रिशिएट होती हैं, बिजनेस में डेप्रिशिएट होते हैं, ठीक है, तो डेप्रिशिएट होती हैं, इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम आफ्टर 36 मंथ्स ऑफ इट्स यूज। अगर आप देखो 36 मंथ्स वाला क्राइटेरिया तो यही कहता है ना कि लॉन्ग टर्म बन जाता है वो कैपिटल गेन वगैरह, बट वो क्या कहता है जितने भी डेप्रिशिएबल एसेट्स होते हैं, जितने भी डेप्रिशिएबल एसेट होते हैं जिनकी वैल्यू डिक्लाइन होती जाती है, उन्हें हम सिर्फ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉस ही समझेंगे। या तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा या फिर उस पर नुकसान होगा, पर होगा तो शॉर्ट टर्म ही होगा, उसके अलावा नहीं हो सकता, लॉन्ग टर्म किसी भी हाल में नहीं होगा। ऐसा क्यों? तो गवर्नमेंट कहती है आप ऑलरेडी बेनिफिट उठा रहे हो, आप ऑलरेडी बेनिफिट उठा रहे हो किस चीज का? डेप्रिसिएशन का। आप डेप्रिसिएशन का बेनिफिट उठा रहे हो जिसकी वजह से आपका जो पीजीबीपी की इनकम बन रही है ना वो कम बन रही है, आपके ऊपर जो टैक्स बन रहा है ना वो कम बन रहा है। अगर आप ये इसका भी यहाँ पे भी बेनिफिट उठाओगे तो ये तो फेयर नहीं है। अब हम आपको डेप्रिसिएशन का जो बेनिफिट है वो हम आपको एक ही हेड में देंगे, जो एक पीजीबीपी पे हम आपको दे रहे हैं, यहाँ पर आपको उसका कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, हम तो उसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉस मानेंगे। और आपको पता है शॉर्ट टर्म मानेंगे तो उस केस में रेट ऑफ टैक्सेशन हाई लगेगा। क्या होगा? रेट ऑफ टैक्सेशन हाई हो जाएगा उस केस में। अगर लॉन्ग टर्म होता तो कम हो जाता, बट गवर्नमेंट तो उसको लॉन्ग टर्म मान नहीं रही है, उसे तो शॉर्ट टर्म मान रही है। तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन था। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर। इफ अनलिस्टेड डिबेंचर्स आर सोल्ड, अगर आपने अनलिस्टेड डिबेंचर्स, अभी अभी क्वेश्चन पढ़ा हमने अनलिस्टेड डिबेंचर्स वाला, कि अगर अनलिस्टेड डिबेंचर्स को बेचा जाता है आफ्टर 12 मंथ्स, 12 महीने के बाद, बट बिफोर 36 मंथ्स, 36 मंथ से पहले आपने उसे बेच भी दिया, ठीक है, तो 12 महीने के बाद बट 36 महीने से पहले, द कैपिटल गेन अराइजिंग फ्रॉम सच सेल, उस सेल से जो आपको कैपिटल गेन होने वाला है वो क्या होगा? क्या वो शॉर्ट टर्म होगा या फिर वो लॉन्ग टर्म होगा? अनलिस्टेड डिबेंचर्स की बात कर रहे हैं तो अनलिस्टेड डिबेंचर्स जो होते हैं वो आपकी थर्ड कैटेगरी में आते हैं, जहां पे 36 महीने वाली बात कही थी, राइट, 36 मंथ्स वाली बात कही थी ना, तो वो 36 मंथ्स वाली जो आपकी बात कही गई थी उस वाली कैटेगरी में आते हैं। और इसने कहा कि 36 महीने से तो पहले ही बेच दिया गया है, तो भाई ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, तो हम इसके ऊपर टैक्स ज्यादा लगाएंगे। नेक्स्ट आ जाता है द फॉलोइंग शैल नॉट बी रिगार्डेड एज कैपिटल एसेट, इसमें से किसको आप कैपिटल एसेट नहीं मानते हो? नॉट बी रिगार्डेड एज कैपिटल एसेट। देखो अर्बन लैंड तो है, मैंने अभी कहा ना, रूरल होता तो नहीं होता, अर्बन है तो ये कैपिटल एसेट है। नेक्स्ट सिक्योरिटीज हेल्ड बाय एफआईआई, मतलब कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, एफआईआई का मतलब क्या है? फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। जो सिक्योरिटीज फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर लगाता है उसके पास होती है, उसको किस कैटेगरी में रखें? कैपिटल एसेट में रखें या ना रखें? पहले बात समझ लेते हैं। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का क्या मतलब हुआ? जिसका काम ही ये होता है कि वो अलग अलग जगह पे इन्वेस्टमेंट करता है, शेयर्स वगैरह खरीदता है। अब उसका काम ही ये है कि शेयर्स खरीदना और बेचना, बाय करना और फिर उसे सेल करना, यही उसका काम है। तो एक तरह से कहा जाए तो ये तो उसका स्टॉक एंड ट्रेड हुआ, क्योंकि उसका बिजनेस ही ये है, उसका काम ही ये है कि अलग अलग जगह पे पैसे लगाना, शेयर्स वगैरह खरीदना। तो इस केस में ये होना तो स्टॉक एंड ट्रेड चाहिए और ये कैपिटल एसेट की डेफिनेशन से बाहर हो जाना चाहिए, बट कैपिटल एसेट की ये डेफिनेशन में इंक्लूडेड है। अगर आप का काम ये है कि आप अलग अलग कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करते हो और आप इंडिया के सिटीजन मतलब कि रेजिडेंट भी नहीं हो, तो आप इस कैटेगरी में आ जाते हो, वो भी कैपिटल एसेट माना जाएगा, ठीक है। हम उसे स्टॉक इन ट्रेड में नहीं लेंगे, इसी हेड में हम उसको कैटेगराइज कर देंगे कैपिटल एसेट
मानेंगे और कैपिटल गेन के हेड में ही कैटेगराइज करेंगे। नेक्स्ट आ जाता है आर्कियोलॉजिकल कलेक्शंस। आर्कियोलॉजिकल कलेक्शंस भी आपका पर्सनल ही होता है, क्योंकि आप अपने पास कुछ कलेक्शन रख रहे हो, जैसे एंटिक्स रखने का किसी को शौक होता है, तो वो जो एंटिक्स होते हैं उसकी वैल्यू बहुत हाई होती है। तो जैसे ज्वेलरी जो है वो भी आपका पर्सनल इफेक्ट था, बट फिर भी वो कैपिटल एसेट बन गया था, वैसे ही आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन भी जो है वो भी आपका पर्सनल इफेक्ट बन जाएगा। तो क्या मोटर कार होगी, मतलब तुम्हारे पर्सनल यूज की है। मोटर कार तो आप अपने यूज के लिए बना रहे हो, और अभी मैंने बताया कि पर्सनल इफेक्ट में मोटर कार जो होगी वो इंक्लूड नहीं होगी। कार, बाइक वगैरह ये जो है ये इंक्लूड नहीं होगी, कपड़े भी नहीं होंगे। बट अगर कपड़ों पे सोने का वर्क हुआ है तो वो भी कैपिटल एसेट ही माना जाएगा। अब जब आप उसे बेचोगे तो ऑब्वियस है उसके अंदर उसका भी प्राइस रेज होगा। अगर गोल्ड का प्राइस रेज चल रहा है तो उस केस में वो भी आपका कैपिटल गेन में ही आ जाएगा। तो पर्सनल इफेक्ट में आप कहो तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि मूवेबल तो है बट फिर भी इस कैटेगरी से आउट है कि वो कैपिटल एसेट बन जाती है। जैसे कि अभी देखा आपने, ज्वेलरी है, मूवेबल है, एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हो। आर्कियोलॉजिकल कलेक्शंस हैं, वो भी आप एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हो, बट फिर भी वो क्या बन जाती है, आपकी कैपिटल एसेट बन जाती है। बट जो मोटर कार है एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हो, पर ये कैपिटल एसेट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपने जब कार खरीदी तो जब आप बाद में बेचोगे वो हाई प्राइस पे नहीं बिकेगी। बहुत ही रेयर सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं जो हाई प्राइस पे बिक जाए, बट ऐसा होता नहीं है, क्योंकि न्यू मॉडल्स आते रहते हैं मार्केट में। आपने अभी हैंडसेट खरीदा और आप उसी शॉपकीपर को दोबारा से बेचने की कोशिश करो या कहीं पे भी बेचने की कोशिश करो, जितने का आपने खरीदा था उतने का तो नहीं बिकेगा, उससे कम प्राइस पे ही बिकेगा। उससे ज्यादा पे जाना तो बहुत ही दूर की बात है। तो क्या होता है, कैपिटल एसेट के अंदर हमने ये देख लिया। पर्सनल इफेक्ट में जो इमूवेबल चीजें होती हैं, जो भी इमूवेबल होती हैं, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट नहीं हो सकती, जैसे कि आपका घर, घर को बेचोगे तो वो कैपिटल एसेट की कैटेगरी में आता है। गवर्नमेंट बड़ी चालाक है, उसने क्या रखा, उसने मोटर बाइक को इस कैटेगरी से निकाल दिया, क्योंकि उसे पता है कि वो प्राइस वैसे भी उसका हाई नहीं जाने वाला। बट घर की वैल्यू तो बढ़ेगी ना, घर की वैल्यू में तो गेन हो सकता है ना, तो इसलिए उसको रख दिया कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में। तो ये आपको आई थिंक क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट आते हैं कैपिटल एसेट एक्सक्लूड ऑल एक्सेप्ट, सबको एक्सक्लूड करती है सिवाय एक को। कौन सी चीज? तो आता है आपका स्टॉक इन ट्रेड। स्टॉक इन ट्रेड को तो नहीं करती ना इंक्लूड, वो तो है ही आपका, नहीं हो सकता। पर्सनल इफेक्ट भी नहीं हो सकता। एग्रीकल्चरल लैंड इन इंडिया नहीं हो सकता। फिर से ज्वेलरी, वही वाला आ गया, तो सी ही आएगा आपका आंसर। ये वाला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी रिपीटेड ही है, वही वाला है अभी हमने किया था लिस्टेड सिक्योरिटीज वाला, सेम क्वेश्चन है। अब आ जाते हैं एक और क्वेश्चन पर। मिस्टर वी एंटर्ड इनटू एन अग्रीमेंट। देखो मिस्टर वी ने एक अग्रीमेंट किया मिस्टर डी के साथ। क्या अग्रीमेंट था कि हम बेचेंगे बिल्डिंग को। कितने की बेचेंगे? 20 लाख की बेचेंगे। देखो मिस्टर वी जो है बेच रहा है बिल्डिंग को 20 लाख की इन जून 2018। मिस्टर वी रिसीव्ड एडवांस ऑफ 2 लाख। अब देखो मिस्टर वी बेच रहा है, ये है ट्रांसफरर, जो बेच रहा है वो हो गया ट्रांसफरर। उसने एक सेल प्रपोजल रखा बिल्डिंग का 20 लाख का जो है, मिस्टर डी ने अग्रीमेंट साइन किया और 2 लाख का एडवांस भी दे दिया। सब्सिक्वेंटली द अग्रीमेंट वाज कैंसिल्ड। जो अग्रीमेंट है वो कैंसिल हो गया, और जो मिस्टर वी है, क्योंकि वो उसका टाइम भी लगा है, उसने क्या किया, 2 लाख को फॉरफिट कर दिया। फॉरफिट कर दिया उसकी एडवांस मनी को, उसने तो अपने पास रख लिया, जब्त कर लिया। द एडवांस मनी, अब ये जो एडवांस मनी आई है इसे कैसे टैक्स लगाएं? गवर्नमेंट कहती है इसको कैसे टैक्स लगाना है, तो गवर्नमेंट कहती है इस वाली इनकम को एक्चुअली में कोई ट्रांसफर हुआ ही नहीं है। जो आपकी बिल्डिंग है वो आपने ट्रांसफर की ही नहीं है। जब ट्रांसफर हुआ ही नहीं है तो कैसा भाई ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट, कैसे मान लें भाई कि ये कैपिटल गेन की डेफिनेशन में आना चाहिए? हम कैसे इसे इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन मान लें?
क्योंकि ट्रांसफर तो हुआ ही नहीं है, ट्रांसफर होना जरूरी है। तो उस केस में इस इनकम को मानेंगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, इसको मान लेंगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, एडवांस को जब फॉरफिट करते हैं तो क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए। तो ये था। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन है, जैसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इज गेन अराइजिंग फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ अ लैंड एंड बिल्डिंग विच इज हेल्ड बाय द असेसी ऑफ फॉर नॉट मोर देन। अब देखो यहाँ पे क्या है, लैंड एंड बिल्डिंग की बात आ रही है, और जब भी लैंड एंड बिल्डिंग की बात आती है तो ये कौन सी कैटेगरी में चला जाता है, 24 मंथ्स की कैटेगरी में। और अगर 24 महीने की बात कर रहे हैं, अब देखो इन्होंने क्या कहा है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कब होगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन सिर्फ तभी हो सकता है अगर 24 महीने से कम के अंदर में वो बिक गया हो। तो 24 मंथ्स, ये जो आपका ऑप्शन सी है, हम इसमें लिखेंगे 24 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स एक्विजिशन, अगर वो बिक जाए। तो ये आपका ही आ गया पॉइंट। एक लास्ट क्वेश्चन, no indexation of cost of acquisition is done even though there is long term capital gain in case of। अच्छा देखिए, इंडेक्सेशन क्या होता है, जब भी आप गेन की बात करते हैं ना, कैपिटल गेन की बात करते हैं, तो जनरली क्या करेंगे, गेन कैसे चेक करा जाता है कि जो भी आपके पास सेल्स आएगा उसमें से आपने क्या करनी है, कॉस्ट को माइनस कर देना। जो भी जितने की चीज आपने ली है उतने को माइनस करोगे और देखोगे कि आपको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, राइट। ये चीज चेक करते हो, वही कैपिटल गेन भी करता है, बस सेल्स की जगह सेल्स कंसिडरेशन लिख देता है, कॉस्ट की जगह कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लिख देता है। और कई बार तो जो मकान मालिक है या फिर कोई भी जो उस कैपिटल एसेट को रखता है तो उसमें कुछ इंप्रूवमेंट वगैरह भी करता है, तो उसका ऊपर भी तो खर्चा होता है ना, तो वो वाला कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट भी उसमें से लेस कर देता है। तो या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। अब जब शॉर्ट रन होता है ना, जब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की बात करते हैं, तो क्या होता है, ये जो आपका सेल्स है, सेल्स कंसिडरेशन लेस आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो है, या फिर कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट है, इसको आप माइनस करके आप पता कर लेते हो कि कैपिटल गेन हुआ है या लॉस हुआ है, या पता कर लेते हो। अब इसमें क्या है कि कोई इन्फ्लेशन इम्पैक्ट ना निकाया नहीं जाता, इसमें कोई इन्फ्लेशन इम्पैक्ट को ना जोड़ा ही नहीं जाता। वो कहते हैं जो आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आपको उस टाइम पे हुआ होगा ना, सपोज 2019 में आपने जो प्राइस पे खरीदी थी, वैल्यू जो भी होगी, अगर 5 लाख थी, तो हम अभी भी मानेंगे वो 5 लाख ही है, हम कोई उसको इंक्रीज नहीं करने वाले, इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट उसके ऊपर जोड़ने नहीं वाले हैं, हम आपको उसका बेनिफिट नहीं देंगे। अब जैसे सपोज अगर आपका 15 लाख का आपका सेल हुआ है और 5 लाख का आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन था, तो हम आपको जो है, जो आपका गेन हुआ, हम मान लेंगे कि 10 लाख तक का हुआ है। हम आपका ये 5 लाख कुछ इंक्रीज नहीं करने वाले, हम नहीं मानते कि इसमें कुछ इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट जुड़ेगा। बट अगर यही बात अगर लॉन्ग टर्म की होती, लॉन्ग टर्म अगर कैपिटल गेन या लॉस अगर हमें चेक करना होता, तो उस केस में क्या होता, जो भी सेल्स अमाउंट है उसमें से जब आप ये जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है ये माइनस करते, तो उस केस में उसके ऊपर ना इंडेक्सेशन हो जाता, इंडेक्सेशन हो जाता, मतलब कि इन्फ्लेशन इम्पैक्ट भी जुड़ जाता। आपने जब खरीदी थी वो 5 लाख की वैल्यू की थी, पर अब मान लेते हैं कि अगर वही चीज अगर आज खरीदी जाती और इस इन्फ्लेशन का अमाउंट जोड़ा जाता, तो मान लेते हैं कि ये अमाउंट जो है 5,50,000 के आसपास हो जाता। तो 50,000 आपको एक्स्ट्रा जो है डिडक्शन मिल जाएगी, कि लेस हो जाएगा अमाउंट आपका, जो कैपिटल गेन है और कम हो जाएगा, जिससे आपको टैक्स और कम देना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन बोला गया कि नो इंडेक्सेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, मतलब नहीं दी जाती, इज डन इवन दो देयर इज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, मतलब कैपिटल गेन हुआ है और लॉन्ग टर्म हुआ है, फिर भी उसे इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं दिया जा रहा। तो कौन सा ऐसा वो केस है जिसमें उसको नहीं दिया जाता है। तो देखते हैं, पहला पॉइंट आपका है कि क्या वो बॉन्ड्स और डिबेंचर्स होते हैं, राइट। बॉन्ड्स और डिबेंचर्स के केस में चाहे वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी क्यों ना हो रहा हो, उसे इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं देता,
वो उसे इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं देता है। सर्टेन एसेट्स हेल्ड बाय नॉन रेजिडेंट, जो नॉन रेजिडेंट है, आपकी कंट्री के नहीं है, दूसरी कंट्री के हैं, और अगर उसने यहाँ पर कुछ सिक्योरिटीज अगर खरीदी हैं और उस केस में उसे हम कोई इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं देते हैं, उसे हम कोई इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं देते, ये रूल है। तो इनकम टैक्स एक्ट में लिखा हुआ है कि डिबेंचर्स या बॉन्ड्स अगर जिसके पास है या फिर नॉन रेजिडेंट है वो, और उसने कुछ एसेट्स खरीदे हुए हैं इंडिया में, उस केस में हम उसे इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं देते। तो दोनों ही होंगे केसेस। तो ये आज की वीडियो में आपको कुछ रिवीजन हो गया होगा कैपिटल गेन का। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो जरूर लाइक कीजिएगा। थैंक यू।